हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रुद्र प्रताप सिंह जी, फाउंडर हैं आई युवा के। सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा मैं और मेरी सहयोगी दीपिका ओझा हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही साथ डिलिमिटेशन को लेकर इनका जो विशेषकर एक अभियान रहता है जिसे लेकर चर्चा कई बार हम कर भी चुके हैं और डिलिमिटेशन की अपनी एक भूमिका होती है इस समाज को आगे बढ़ाने में। ओवर टू यू दीपिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं और मेरे सहयोगी बसंत अब जब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके साथ संवाद करने वाले हैं। जिस तरह से अभी बसंत ने जिक्र किया है कि डिलिमिटेशन को लेकर आपने काम किया है और दूसरा आई युवा, मैं इसका एक विजन सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि ये क्या है, किस रोडमैप पर आप काम करते हैं। नमस्कार। देखिए, मेरी संस्था जो आई युवा है, हम लोग काम करते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स। जैसे कहा जाता है कि देश में युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है, युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की तो वहाँ वो नदारद है, उसकी संख्या नहीं होती है, उसकी केवल बातें होती हैं। अभी देखते हैं कि अब बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ी जाती है कि युवाओं को लेकर के, लेकिन प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो उसको साइड कर दिया जाता है। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं कि अगर देश युवा है तो नेतृत्व युवा क्यों नहीं होता है। हम पूरे विश्व से तुलना अपनी करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति इतनी दबी कुचली से दिखती है कि युवा वहाँ कहीं नहीं दिखाई देता है। युवा एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है कि जो चुनावों के रैलियों में दिखाई देता है, पार्टियों के बैनरों को ढोंढते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब संसद और विधानसभाओं की आप तस्वीर देखते हैं तो वहाँ वो दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग इसी पे काम करते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर देश को हमको आगे बढ़ाना है तो युवा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही देश का भविष्य है और वो बेहतर भविष्य बनाने में जो अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगा उसी से देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी संस्था काम करती है। और डिलिमिटेशन को लेकर रुद्र प्रताप जी, जब हम बात करते हैं, चाहे बात देश की राजनीति को एक दिशा देने को लेकर हो या फिर महिला आरक्षण को लेकर हो, तो इसकी क्या भूमिका सर आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो परिसीमन शब्द है डिलिमिटेशन, उसको लोग जानते ही नहीं हैं। जबकि लोकतंत्र की शुरुआत ही डिलिमिटेशन से होती है। जब आप इस देश का इतिहास देखेंगे कि जब हम 1947 में आज़ाद होते हैं और 2050 में हम अपना संविधान अपनाते हैं, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र हमारा स्थापित होता है 1952 में, क्योंकि लोकतंत्र में जो परिसीमन की परिभाषा है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन तय करेगा कि इस देश के लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी। उसके बाद ही अपने देश में आम चुनाव हुए, लेकिन आज हम उसको भूल चुके हैं। हम जानते ही नहीं हैं कि परिसीमन क्या है और उसका मतलब क्या होता है। तो ये जो व्यवस्था है वो उस पर हम लोग काम करते हैं और परिसीमन पिछले 50 सालों से अपने देश में नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 50 सालों से देश में परिसीमन नहीं हुआ और उसके बाद भी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारा मानना है, और इसमें इस समय हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो परिसीमन की सीमा है, जो इस पर परिसीमन पर रोक 50 साल की है, वो खत्म हो रही है अप्रैल 2026 में। तो अगर वो समय सीमा अगर बढ़ा दी जाती है तो सीधे पहुंच जाएगी 2051 तक। तो ये जो मुख्य मुद्दा है, क्योंकि अगर बिना परिसीमन के आप देश में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो बेमानी है, क्योंकि बिना परिसीमन के लोकतंत्र होता ही नहीं है। जब मैंने क्या कहा कि जब देश की लोकतंत्र की शुरुआत ही परिसीमन से होती है और वो परिसीमन ही नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र की बात कहाँ करी जाएगी। तो मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि परिसीमन बहुत जरूरी है और इसको अब नहीं टाला जाना चाहिए। अभी जैसे अभी हम लोग एनसीआर की बात कर रहे हैं और अभी सुनील शर्मा जी थे, मंत्री हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो साहिबाबाद विधानसभा है, उस पर 10 लाख के आसपास वोटर हैं और उनको अभी जैसे आपने बताया कि उन्होंने ही बताया कि उन्होंने को कोई अवार्ड भी मिला। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? जब जहां साहिबाबाद में आज वर्तमान में अगर परिसीमन लागू होता तो 8 विधायक होते, वहां सुनील शर्मा जी अकेले विधायक हैं। तो ये सवाल तो मुझे लगता है कि आपका सभी सरकारों से रहता होगा। नहीं, मेरा सरकार से नहीं, मेरा आम आदमी से है। सरकार से क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार होती है, जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधि, और उसके बाद सरकार बनती है। तो जब आपके प्रतिनिधि ही नहीं है तो आप सरकार की किस बात को? मैंने क्या कहा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद में वर्तमान परिसीमन के अनुसार 25 विधानसभा होनी चाहिए। अगर आज परिसीमन लागू हो जाता है तो गाजियाबाद में 5 सांसद होने चाहिए और 25 विधानसभा
होनी चाहिए। आप बता दीजिए कि इसमें कौन आदमी इस पे बात कर रहा है। और अगर आप कल्पना करिए कि गाजियाबाद में 5 सांसद हों और 25 विधायक हों तो गाजियाबाद का विकास कैसा होगा? तो नहीं बात हो रही है ना। और ये लोकतंत्र का मूल है, इससे लोकतंत्र शुरू होता है। हम बातें बड़ी लंबी लंबी कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जिससे लोकतंत्र शुरू होता है हम उसी पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एनसीआर की बात कर रहे हैं, आपका जो प्रोग्राम हम लोग एनसीआर की बात कर रहे हैं, एनसीआर में आज 11 सांसद हैं और लगभग 90 के आसपास विधानसभाएं हैं। एनसीआर को 55 सांसद चाहिए। परिसीमन के आंकड़े के अनुसार, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये परिसीमन के आंकड़े के बता रहा हूँ कि 55 सांसद और लगभग 250 से ज़्यादा विधायक होने चाहिए। अब कल्पना आप करिए कि अगर एनसीआर में 55 सांसद और 250 विधायक हों तो जनता की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी या कम सुनी जाएगी? विकास ज़्यादा होगा या कम होगा? तो ये फर्क है, हम लोग उस फर्क को नहीं मिटा पा रहे हैं। हम लोग केवल लोकतंत्र को बातों में बना रहे हैं, हम लोग पीछे चलने वाले आपको क्या लग रहा है कि जो आपने समस्याएं तो बता दी और हम भी ये समझ रहे हैं कि अगर ये जो आधारभूत ढांचा है अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो इसमें जनता को ही फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसी क्या वजह मानते हैं आप कि आज इस पर बात नहीं हो रही है या इस पर इतना विचार विमर्श सोचने की जरूरत नहीं समझ पा रहे राजनीति में? देखिए, इसकी केवल और केवल एक वजह है, क्योंकि आप इसके इतिहास को जाने कि परिसीमन पे जब रोक लगाई गई थी तो देश में इमरजेंसी लागू थी, और इमरजेंसी के दौरान देश में परिसीमन लागू हो, इसकी सोच किसकी हो सकती है? भाई ऐसा तो कोई था नहीं कि सामान्य दौर चल रहा था। बीच में रोक रहा हूँ, नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं, इस समय हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां एक बार हो जाए मंत्री जी के स्वागत में। तो परिसीमन पर रोक इमरजेंसी के दौरान लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे उनको समीकरण साधने थे। क्योंकि आज एक बात बताइए कि सारे समीकरण जब हम चुनावी बात करते हैं तो सबसे पहले ये लिस्ट निकाल के आ जाती है कि कौन से जाति के कितने वोट हैं, कितने क्षेत्र हैं। परिसीमन इसी चीज को अलग करता है कि संख्या बढ़ाता है सीटों की और क्षेत्र को बांट देता है। तो जब क्षेत्र बढ़ता है तो आपका कंट्रोल क्षेत्र पे नहीं होता है, तब समीकरण बदलते हैं और जनता उनको चुन पाती है जो असल में अच्छे लोग होते हैं। बाकी आप एक बात बताइए कि परिसीमन का इम्पैक्ट क्या पड़ा देश में? आज तीसरी, चौथी, 5वीं जनरेशन पे लोग देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका में हैं। अगर आप 76 से पहले जाकर के देखते हैं तो 76 से पहले देश की राजनीति में कौन लोग थे? कोई परिवारवाद था? नहीं था। आम आदमी का प्रतिनिधित्व वहाँ होता था, आम आदमी के बीच के लोग होते थे। दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया। एक तो समीकरण आपने साध लिए क्योंकि वही वोटर हैं, हमेशा रहेंगे, वो बदल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि संख्या नहीं बढ़ रही है तो ताकतवर आदमी और ताकतवर होता जाएगा। तो ये जो फार्मूला है वो लोकतंत्र को नहीं सूट करता है, ये फार्मूला राजतंत्र का है। और भारत की जो व्यवस्था है उसमें आप एक बात बताइए कि जैसे राष्ट्रपति होते हैं, सारे अधिकार तो राष्ट्रपति के पास ही हैं, प्रशासनिक भी चीज़ें वही कर सकते हैं, सबको वही एक साथ डील कर सकते हैं, लेकिन तब भी क्यों अपने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व ज़्यादा होता है? इसी वजह से होता है कि वो जनता से सीधे संवाद करते हैं। आज आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि राज्यसभा और जो विधान परिषद है उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सीधे चुन कर नहीं आते हैं। तो जब हमारा संविधान बना तो इसको इतनी बारीकी से रखा गया कि जो व्यक्ति सीधा चुन कर नहीं आता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चुन सकता है। अगर जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इतनी बारीकी से बनाया गया है कि कहीं लोकतंत्र को कैप्चर न किया जा सके। उसके बावजूद आप परिसीमन पे 50 साल से रोक लगा करके बैठे हैं और आपको लगता है कि लोकतंत्र है। अभी अब हम आपको नई बात एक बता रहे हैं कि हमने अभी 2024 में 23 में लागू हुआ अपना महिला आरक्षण बिल। पूरा शोर शराबा, उस पर बड़ी चर्चा हुई। उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं माफी के साथ रोकूंगी। हमारे साथ डॉक्टर मंजू सिवाच जी भी आ चुके हैं हमारे बीच में, विधायक है मोदी नगर से। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। माफी चाहूंगी आपको इंटरप्शन के लिए। बात है कि कम से कम अभी कोई महिलाएं नहीं दिख रही थी आपके सिवा, तो कम से कम वो रहेंगे तो महिलाओं की बात हो रही है तो उनका रहना जरूरी है। तो सवाल यही होता है कि महिला आरक्षण बिल पास होता है, पूरे देश में इस पे चर्चा होती है और उसकी शर्त है कि जब तक परिसीमन लागू नहीं होगा महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। और परिसीमन लागू होने वाला नहीं है क्योंकि अप्रैल 2026 में उसकी 50 साल की टाइमलाइन खत्म हो रही है। और 50 साल पहले आपको कितना हास्यास्पद चीज लगेगी कि परिसीमन पे रोक लगाने का सिर्फ और सिर्फ ये आधार है कि जनसंख्या नियंत्रण।
क्या देश की जनसंख्या नियंत्रित हो गई परिसीमन पर? आप खुद सोचिए कि आपने कभी सुना है कि परिसीमन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है? तो अगर नहीं हो सकती है तो उसके आधार पर आपने रोक क्यों लगाई? और 50 सालों तक आपने रोक लगा रखी है। और अगर परिसीमन आप लागू नहीं करते हैं तो महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, और आप अब मांग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो पास हो चुका है, और पास होने में आपने एक कंडीशन लगाई है। तो सवाल ये होता है कि हम लोग लोकतंत्र को लेकर के गंभीर नहीं हैं। हम लोग लोकतंत्र में उन लोगों को मान लेते हैं कि लोकतंत्र में देखिए जनता, उसके चुने हुए प्रतिनिधि, उसके बाद सरकार आती है। और अगर जनता और उसके प्रतिनिधि का चुनाव सही तरीके से नहीं होगा तो सरकार का भी चुनाव सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वही तो चुनते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि गाजियाबाद को आज के परिसीमन के अनुसार, मेरा एक कोई आंकड़ा नहीं है, 25 विधायक मिलने चाहिए और 5 सांसद। सिर्फ गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो? और इस पे पूरे गाजियाबाद के में कोई भी एक व्यक्ति एक आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है? तो इसके लिए फिर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग इस चीज को समझें? अब लोगों के पास नौकरी आज के समय में अगर नहीं है, जो बेरोजगार वर्ग है या फिर जो अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अब वो इस चीज को समझे कि हमारे विकास के लिए परिसीमन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या ऐसे कदम उठाया जा रहा है? देखिए, मेरी संस्था इस पे लंबे समय से प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास के हिस्से में मैं आपके मंच पे इस बात को भी रख रहा हूँ कि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि परिसीमन नाम की कोई व्यवस्था है। और वो जब जानते ही नहीं है तो उसके बारे में सोचेंगे कैसे? हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारे संसदों में पद खाली हैं। भाई आज अगर हम पूरे देश की बात करें तो 543 की जगह 1450 सांसद होने चाहिए। 4131 विधायक हमारे देश में हैं, उसकी जगह 10,500 विधायक होने चाहिए। अब वो नहीं है तो उनकी आवाज़ कौन उठा रहा है? उनकी आवाज़ उठाने के लिए वो लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए काम कर रहे हैं। भाई आप आज उठा करके आंकड़े देख लीजिए, संसद में जितने भी 30 साल से कम उम्र के लोग हैं वो किसी नेताओं के परिवार के लड़के हैं, तो उनको रोजगार की तो जरूरत ही नहीं है। वो क्यों रोजगार की बात करेंगे? उनका तो रोजगार सिर्फ है कि उनके पिता के बाद उनको पद मिल गया। तो ये व्यवस्था जब तक लागू होगी तब तक आम आदमी की आवाज़ जो होगी वहाँ नहीं जाएगी। बात होती है किसानों की, महिलाओं की, उनका प्रतिनिधित्व तो कहाँ आपको दिखता है? आज के डेट में आपको एक बात कभी देखिएगा, संविधान में बहुत इस चीज़ पे सवाल उठता है कि एजुकेशन को ऐड क्यों नहीं किया गया, कि भाई जो जनप्रतिनिधियों हैं कि एजुकेशन को क्यों नहीं ऐड किया गया? इसीलिए नहीं किया गया था कि व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी। अगर किसान अनपढ़ है उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? लेकिन आज किसान का प्रतिनिधित्व आपको विधानसभा या लोकसभा में दिखता है? नहीं दिखता है। तो उसकी आवाज जब कोई नहीं उठाएगा तो बात कैसे होगी? कृषि कानून वापस लिए गए, उसके बदले में क्या हुआ? 4 साल से तो हम उसके वापस लगने और वापस लेने पर चर्चा की है। किसान नेताओं की बहुत जमात हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ? नया कानून आया या उसको बेहतर बनाने के लिए कोई कमेटी बनाई या उसने सिफारिश दी या कुछ लागू हुआ? नहीं हुआ ना। तो फर्क सिर्फ ये है क्योंकि जब जनता के प्रतिनिधि आपके बीच नहीं रहेंगे तो नहीं होगी। एक और मैं बात कहूँगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पे हम लोग गाजियाबाद में बैठे हैं। गाजियाबाद इस चीज़ की बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, गाजियाबाद या पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहाँ हाई कोर्ट यहाँ होना चाहिए, आज तक नहीं बना। अगर परिसीमन लागू होता तो 3 प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने आप बन जाएंगे, तो आपके पास तो अपने आप आपका विधान हाई कोर्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उस बात को, अगर महेश सुनील शर्मा जी इस बात का गर्व कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का उनके पास रिकॉर्ड है, तो ये लोकतंत्र के लिए शर्म का इसलिए विषय है क्योंकि 2 लाख की संख्या में परिसीमन पे एक विधायक होता है। संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके विधानसभा में तो 10 लाख वोटर हैं। 8 विधायकों की जगह अगर आप 1 लाख हैं और उसमें आप लोकतंत्र को बेहतर कह रहे हैं तो गलत है, क्योंकि उसमें आपने 7 आदमियों का हक मारा। मैं उनकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, उस व्यवस्था की बात कह रहा हूं, क्योंकि उस व्यवस्था में वो तो ऐसा कर नहीं सकते कि भाई आप 8 सीटें बना करके चुनाव करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जनता की बात होगी तो जनता जिस तरीके से हमारे देश के संविधान को बनाया गया, संविधान के निर्माताओं ने इस चीज को बहुत बारीकी से किया। आपको एक और मैं तथ्य बताना चाहता हूं कि इस देश में सिर्फ परिसीमन आयोग है जिसकी रिपोर्ट को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि सबको पता था कि अगर कोर्ट में चैलेंज करने की इसकी व्यवस्था दे दी जाएगी तो आप कोर्ट में ले जा करके उसको लटकाए रहेंगे, उसको कभी लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस देश के संविधान में पहला एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इतनी मजबूती से बड़ा इसको विषय बनाया अपने गया आप में था। ही, लेकिन जरूरी है कि इस पर चर्चा और विचार विमर्श भी किया जाए। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, शुरू में ही आपने जिक्र किया था युवाओं का पॉलिटिक्स के लिए कि युवाओं की जो भागीदारी है वो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि युवा खास तौर पर वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतनी जल्दी राजनीति में आने से कतराते हैं। आप उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, किस तरह की बातें सुन पाते हैं लोगों से, क्या क्या युवा कहते हैं? उनके कतराने की वजह है क्योंकि आप उनको अवसर नहीं देते हैं, और जब आप इस गेट को बंद कर देंगे तो अब गेट को कोई तोड़ के आने की कोशिश थोड़ी करेगा। आप इस गेट को खोल दीजिए, जो लोग यहाँ आने के इच्छुक होंगे वो आएंगे। आज आप एक बात बताइए कि हमने इस चीज़ को बड़े ढोल नगारे के साथ से बताया कि ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बन गए, हमारे देश पर उन्होंने राज किया और उस देश का प्रधानमंत्री वहाँ का बन गया। कितने साल की उनकी उम्र थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे? केवल 43 साल की उम्र में ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कमला हैरिस महिला प्रत्याशी होकर के यूनाइटेड स्टेट में कैंडिडेट बन सकती हैं प्रेसिडेंट की, भारतीय मूल की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यूएस मूल की कह रहा हूँ। भारत में किसी महिला को या किसी युवा को आप आने वाले भविष्य में बता दीजिए कि जो प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको 25 साल के आगे की मैं बात कह रहा हूँ कि जो लगता है कि 40 चर्चा का विषय इतना बड़ा है कि इसमें एंडलेस डिस्कशन हो जाता है, लेकिन समय मुझे यहीं तक की इजाजत देता है। तो इसी के साथ इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच के जरिए अपनी बातें रखने के लिए। ओवर टू यू धर्मराज।